राम राम दोस्तों। GPES हिसार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत ही बड़ा धमाका कर दिया है उन युवाओं के लिए जो युवा बैंक की तैयारी कर रहे थे या बैंक में जॉब करना चाहते हैं या बहुत लंबे समय से बैंक की SBI बैंक की जॉब का इंतज़ार कर रहे थे। उन युवाओं के लिए SBI ने बहुत बड़ा धमाका कर दिया है। क्या धमाका है, हम आज इस मैटर पे बात करेंगे। कौन सी वैकेंसी है और एडवर्टाइजमेंट के साथ बात करेंगे। लेकिन कुछ लोगों ने लास्ट टाइम SBI का जो फॉर्म भरा था उसमें बहुत बड़ी गलती करती थी, लेकिन अब भी बहुत सारे लोग इस एडवर्टाइजमेंट में गलतियां कर रहे हैं। जो फॉर्म फिलअप होता है उस फॉर्म फिलअप में क्या गलती कर रहे हैं, इस वीडियो को वो गलतियों को जानने के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए। यदि ये वीडियो नहीं देखी तो आप बहुत पछताओगे, क्योंकि वो गलती करने के बाद हो सकता है आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, हो सकता है आपका रोल नंबर ही नहीं आए। तो क्या गलतियां करते हैं, देखते हैं SBI ने क्या बड़ा धमाका किया है। चलते एडवर्टाइजमेंट। कौन सी एडवर्टाइजमेंट है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एडवर्टाइजमेंट है। ये एडवर्टाइजमेंट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए इशू हुई है और 27/4/21 से स्टार्ट है रजिस्ट्रेशन और 17/5/21 को रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे। और किस पोस्ट के लिए है ये? रिक्वायरमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट्स एंड सेल के लिए। और ये है आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर। तो आपको एप्लीकेशन 27/4 से स्टार्ट कर लेना है और 17/5 से विदाउट वेटिंग एनी लास्ट डेट, क्योंकि लास्ट डेट में जो ऑनलाइन फॉर्म करते हो साइट बिजी हो जाती है, कई बार साइट में प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार आपकी फ़ीस नहीं कटती, कई बार आपकी फ़ीस ड्रॉप होने लगती है। तो आप बैंक की जॉब का इंतज़ार कर रहे थे, तो इसलिए आप विदाउट एनी लास्ट डेट आप अपना फ़ोन फिलअप कर दें। तो क्या एडवर्टाइजमेंट है, कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है और किस बात को ध्यान रखकर अपने को ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। तो देखते हैं, हम एप्लीकेशन को पढ़ते हैं और जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आपको बड़ी ध्यान से बताऊंगा मैं। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एलिजिबल इंडियन सिटीजन फॉर अपॉइंटमेंट एज जूनियर एसोसिएट। क्या है कि जो जूनियर एसोसिएट का जो फॉर्म भरना चाहते हैं, जो लगने की योग्य है, वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है, ठीक है। इन क्लरिकल कैडर इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर वैकेंसीज इन वन स्टेट। ऐसा नहीं कि ये स्टेट वाइज वैकेंसी है, आपने गुजरात के लिए भी अप्लाई कर दिया, हरियाणा के लिए भी अप्लाई कर दिया, तो ऐसे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आपको एक ही फॉर्म सबमिट करना है और एक सिंगल स्टेट के लिए। वो किसी भी स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, क्या कि जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ की लोकल लैंग्वेज का आपको ज्ञान होना चाहिए, अन्यथा आपका फॉर्म क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। तो ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा, ये ऐसी ऐसी बातों को ध्यान रखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें विदाउट स्किप किए, क्योंकि आप स्किप कर देंगे तो आपकी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो छूट जाएगी। और इसमें बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें हैं, क्योंकि कई स्टेटों की मेरिट कम रहती है, कई स्टेट ज़्यादा रहती है, कई स्टेट की वो जो सीटें हैं वो कम है। तो इन चीज़ों को आप देखने के बाद ही आप पता लग पाओगे, सही डिसीजन ले पाओगे और फॉर्म सही फिलअप कर पाओगे। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। कैंडिडेट कैन अपीयर फॉर द टेस्ट ओनली वंस अंडर दिस रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट। द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर वैकेंसी फॉर ए पर्टिकुलर स्टेट, मतलब किसी भी स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। शुड बी प्रोफिशिएंट रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग अंडरस्टैंड, मतलब उस स्टेट की जो लैंग्वेज है आपको पढ़ने का ज्ञान हो, लिखने का ज्ञान हो, सुनने का और समझने का ज्ञान हो। ये क्या है? उस स्टेट के लिए। इन दिस स्पेसिफाइड ऑफ लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, मतलब स्पेसिफाइड लोकल लैंग्वेज है उसका ज्ञान हो जो इस एडवर्टाइजमेंट में स्टेट वाइज दी हुई है। स्पेशल एरिया मेंशन इन द अंडर गिवन वैकेंसी टेबल अगेंस्ट each state. The test knowledge of specified option local language will be conduct as per selection process, मतलब जो उस लोकल लैंग्वेज का ज्ञान जानने के लिए आपका टेस्ट भी होगा, जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है उस टेस्ट में आएगी। It will be conduct after qualifying the online main exam but before joining, मतलब ये टेस्ट है कि जो फर्स्ट एग्जाम है, जो मेन एग्जाम है, क्वालिफाई करने के बाद और ज्वाइनिंग से पहले लिया जाएगा वहाँ की लोकल लैंग्वेज का। कैंडिडेट हु फेल टू क्वालिफाई दिस टेस्ट विल नॉट बी ऑफर्ड, मतलब कैंडिडेट ने क्या है, मेन एग्जाम तो क्लियर कर लिया, लेकिन जो वहाँ की नॉलेज का टेस्ट है क्लियर नहीं कर पाया, तो क्या है, ज्वाइन नहीं कर पाएगा। कैंडिडेट हु प्रोड्यूस 10th-12th स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट एविडेंसिंग हैविंग स्टडीड स्पेसिफाइड
ऑप्शन लोकल लैंग्वेज। क्या है, जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है 10th-12th के, जो 10th और 12th की आपकी डीएमसी है, उस डीएमसी में क्या मेंशन होना चाहिए। विल बी नॉट रिक्वायर्ड टू अंडरगो द लोकल टेस्ट। क्या क्या लिख रखा है इसमें, सॉरी, कैंडिडेट हु प्रोड्यूस 10th एंड 12th स्टैंडर्ड मार्क्स सर्टिफिकेट एविडेंस हैविंग स्टडी टू स्पेसिफाइड ऑप्शनल लोकल लैंग्वेज नॉट बी रिक्वायर्ड। क्या है कि जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज का जो सब्जेक्ट है वो डीएमसी में जरूरत नहीं है, आपको ज्ञान होना चाहिए और लोकल लैंग्वेज का आपको टेस्ट क्लियर होना है। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ इंटर सर्कल ट्रांसफर इन स्टेट ट्रांसफर फॉर जूनियर एसोसिएट टू बी रिक्वायर्ड। क्या है कि आपने अभी किसी इंटर सर्कल में कर दिया या इंटर स्टेट में अप्लाई कर दिया तो ट्रांसफर का अभी तक ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसी स्टेट में आपको क्या करना है, ज्वाइन करना पड़ेगा। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट टेंटेटिव इन द मंथ ऑफ जून। जो प्री एग्जाम होगा, पहला एग्जाम होगा वो जून 2021 में, एंड मेन एग्जाम विल बी कंडक्ट क्या है 31/7/21 डेट पहले ही फिक्स कर दी है डिपार्टमेंट ने, 31 जुलाई को होगा। कैंडिडेट आर एडवाइज चेक रेगुलरली, मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए बोर्ड कहता है कि रेगुलरली साइट पे विजिट करते रहें। वो साइट क्या है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और इसी साइट पे क्या है आपका ऑनलाइन फॉर्म सबमिट होगा, और ऐसी साइट पे आपको क्या है रेगुलरली अपडेट मिलती रहेगी। द एग्जामिनेशन विल बी डिटेल्ड अंडर पॉइंट 4 अंडर सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, जो क्या है रूल नंबर 4 में आपको, पॉइंट नंबर 4 में आपको मिल जाएगी। अब आपका जो वैकेंसी का चार्ट है वो है अहमदाबाद, जो गुजरात की कितनी वैकेंसी है, एससी कैटेगरी की इतनी है, एसटी की इतनी है, ये चार्ट आप देख लेना। सबसे ज़्यादा वैकेंसी किस कौन से स्टेट में है, सबसे कम कौन से स्टेट में है, रिजर्वेशन की कैटेगरी कितनी है, टोटल वैकेंसी कितनी है, जो इस चार्ट में आपको स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज आपको ये वैकेंसियाँ दी हुई है। तो अब इन वैकेंसियों को ध्यान में रखकर, इन वैकेंसियों को देख के कंपेरिजन करने के बाद और लोकल लैंग्वेज का कंपेरिजन करने के बाद ही फॉर्म को फिलअप करें, ताकि आप मेरिट में आ जाएं और आपका सिलेक्शन हो जाए और आप लोकल लैंग्वेज का जो टेस्ट होता है वो क्लियर कर पाए। ऐसा नहीं कि आपने एडवर्टाइजमेंट देखी और लिंक पे चले गए और फॉर्म सबमिट कर दिया। ऐसे आपको फॉर्म सबमिट करने से आपको हो सकता है फ्यूचर में किसी प्रकार का कोई नुकसान हो जाए। इसलिए आपसे बताया जाता है कि आप एडवर्टाइजमेंट को और वीडियो को ध्यान से देखें, ताकि किसी प्रकार की कोई गलती का कोई चांस न हो। अब पढ़ते हैं आगे। एडवर्टाइजमेंट में ये वैकेंसी आप देख लेना, क्या दिया हुआ है इस वैकेंसियों में, चार्ट आप आराम से देख लेना। और इस एडवर्टाइजमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फॉर्म सबमिट करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। कैंडिडेट टू बी ऑप्शन फॉर 1 लैंग्वेज एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी अंडर क्लास में दिया हुआ है। अच्छा, ये है जो आपकी रिजर्वेशन की है उसकी एब्रीविएशन दी हुई है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है वो हम पढ़ते हैं इम्पोर्टेंट नोट में, कि वैकेंसी रिजर्व फॉर ओबीसी कैटेगरी आर अवेलेबल टू ओबीसी कैंडिडेट। क्या है ओबीसी कैटेगरी, ये जो ओबीसी कैंडिडेट के नॉन क्रिमिलियर कैंडिडेट है उन्हीं के लिए है, ठीक है ना। और इस ईडब्ल्यूएस के लिए भी इन्होंने 3rd पॉइंट दिया हुआ है, रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट वाइड ऑफिस मेमोरेंडम नंबर, जो ये लागू हुआ था डिपार्टमेंट पर्सन ट्रेनिंग मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस। इसके लिए क्या है डिस्क्लेमर डाला हुआ है उन्होंने कि ईडब्ल्यूएस वैकेंसी आर टेंटेटिव एंड सब्जेक्ट टू फर्दर डायरेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब ईडब्ल्यूएस वैकेंसी जो डायरेक्शन आएगी गवर्नमेंट की फर्दर, उसी के आधार पे लिया जाएगा। बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन अंडर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैन बी अवेलेबल अंडर प्रोडक्शन ऑफ इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट। मतलब जो इनकम और एसेट सर्टिफिकेट निर्धारित किए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसी के आधार पे आपको क्या है ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट सभी को दिया जाएगा जो जनरल कैटेगरी में, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट किनको मिलता है, जो वीकर सेक्शन है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, मतलब आर्थिक रूप से जो कमजोर है। तो किस बेस पे डिसाइड करते हैं, जो इनकम के आधार पे ही डिसाइड किया जाता है। और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कब का वैलिड होगा वो भी पॉइंट नंबर 5 में दिखाया गया है। The EWS candidate should note that in case of they are not in possession income and asset certificate, मतलब कभी का नहीं दिखा सकते। इन द रिलेवेंट फाइनेंशियल, जिस फाइनेंशियल ईयर में आप अप्लाई कर रहे हो उस ही फाइनेंशियल ईयर का इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए।
अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट किन के लिए दिया हुआ है, कैंडिडेट हु आर वर्किंग इन एसबीआई इन दी क्लरिकल और ऑफिस कैडर आर नॉट एलिजिबल। मतलब जो पहले से एसबीआई में काम कर रहे हैं, पहले से ज्वाइनिंग है, जो जॉब कर रहे हैं, वर्किंग में है, क्लरिकल कैडर और ऑफिस कैडर, वो एलिजिबल नहीं है इस पोस्ट के लिए टू अप्लाई अंडर दिस प्रोजेक्ट। कैंडिडेट हु वर अर्लियर एम्प्लॉयड इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड रिजाइंड, मतलब जिन्होंने रिजाइन दे दिया, या तो जो काम कर रहे हैं या फिर जिन्होंने रिजाइन दे दिया क्या फ्रॉम द बैंक वाइल इन क्रेलिकल और ऑफिस कैडर विल आल्सो नॉट एलिजिबल फॉर दी, मतलब इस पोस्ट के लिए वो एलिजिबल नहीं है। आगे 7th पॉइंट में क्या है, कैंडिडेट अगेंस्ट whom these are adverse report regarding character and antecedents more tribute are not eligible। मतलब जिनका करेक्टर के बारे में है, करेक्टर खराब है, वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। कैंडिडेट विद रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ लोन्स, मतलब ऐसे कैंडिडेट जिन डिफॉल्ट हो रखे हैं, जिन्होंने लोन अप्लाई नहीं किया, या जिनका सिविल स्कोर खराब है, या डिफॉल्टर लिस्ट में है तो उनके लिए क्या है, सिविल क्या है, क्रेडिट स्कोर एजेंसी होती है, अदर एजेंसी इज अवेलेबल विल नॉट बी अपॉइंट इन केस ऑफ सिलेक्शन। मतलब वो इसके क्या है, पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। आगे क्या ये दिया हुआ है दोस्तों, The above vacancy are provisional and depending on the actual requirement of the bank and said vacancy may vary। मतलब जब सिलेक्शन होगा वो प्रोविजनल की, जो एक्चुअल में वैकेंसी उस आधार पे, उस मेरिट बेस के आधार पे आपको ज्वाइनिंग करवाई जाएगी। कैंडिडेट में अप्लाई फॉर वैकेंसी ऑफ वन स्टेट, मतलब एक कैंडिडेट केवल एक स्टेट के लिए अप्लाई कर सकता है, ये आपको पहले भी मैंने बता दिया था। देयर इज नो प्रोविजन फॉर इंटर सर्कल ट्रांसफर एंड इंटर स्टेट ट्रांसफर फॉर जूनियर एसोसिएट। मतलब अभी तक ऐसा कोई प्रोविजन या ऐसा कोई इसमें नियम नहीं है कि आप इंटर स्टेट या इंटर सर्कल में ट्रांसफर ले सकोगे, इसीलिए आप सर्कल या स्टेट को ध्यान में रखकर ही क्या करें, फॉर्म फिलअप करें और ज्वाइन करें। कैंडिडेट ऑफ द अप्लीकेंट विल बी कंसिडर्ड ओनली अगेंस्ट द वैकेंसी इन द स्टेट। मतलब जिस स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हो उसी स्टेट में आपको कंसीडर्ड किया जाएगा मेरिट में। ऐसा नहीं कि फॉर्म आप हरियाणा के लिए अप्लाई कर रहे हो और मेरिट में आपको पंजाब के लिए कंसीडर्ड कर लिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ही सी विल हैव टू अपीयर फॉर द टेस्ट ऑफ स्पेसिफाइड ऑप्शन लोकल लैंग्वेज एट ए सेंटर। मतलब एक लोकल लैंग्वेज का टेस्ट है एट ए सेंटर पे, टू बी डिसाइड बाई बैंक डिसाइड करेगा कब लिया जाएगा और कहाँ लिया जाएगा। ऑफ दिस स्टेट अप्लाइड फॉर हिजर ऑन एक्सपेंस, मतलब अपने एक्सपेंस पे ही क्या वो टेस्ट देने जाएगा। मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन स्टेट वाइज, मतलब स्टेट वाइज क्या है, मेरिट लिस्ट लगेगी। इसीलिए तो आपको बता रहे हैं कि जो वैकेंसी का कंपैरिजन करना और लोकल लैंग्वेज को देखकर ही अपना क्या करें, फॉर्म को अप्लाई करें, ताकि आप अगर सिलेक्शन हो सके और किसी मेरिट में आप वंचित न रह सके। आगे क्या है, कैटेगरी वाइज एंड कैंडिडेट विल बी पोस्टेड इन द स्टेट विच आर अप्लाइंग इन द इवेंट ऑफ देयर सिलेक्शन विल नॉट बी एंटायरली इंटरस्टेट। मतलब यही बात बार बार बता रहे हैं इसमें कि आप जिस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसी स्टेट में आपको मेरिट में उसी कैटेगरी में आपको कंसिडर्ड किया जाएगा। आपको इंटर स्टेट या इंटर सर्कल किसी प्रकार की ट्रांसफर की परमिशन नहीं दी जाएगी। ये चीज़ें आप बड़े ध्यान से देखें और इन चीज़ों को देख कर ही आप क्या करें, फॉर्म को अप्लाई करें। आगे इसमें क्या दिया हुआ है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब इस पोस्ट पे आपको ज्वाइन करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी, मतलब शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए और आपकी एज क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, वो चीज़ें हम आपको बताएंगे। एज लिमिट मतलब 1/4/2021 से लागू होगी। नॉट बी बिलो 20 ईयर, मतलब क्या है, 20 साल से कम नहीं होना चाहिए रिजर्वेशन को छोड़कर, जर्नल कैटेगरी है। एंड नोट भी 28, मतलब 20 साल से तो आप कम नहीं हो और 28 साल से आप ज़्यादा नहीं हो इस पोस्ट के लिए। एज ऑन 1/4, मतलब 1/4/21 की गणना करते हुए आप 20 साल से कम न हो और 28 साल से ज़्यादा न हो। कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न, मतलब कब से कब के बीच जन्म हो, आपका जन्म हो 2 अप्रैल 1993 के बाद का और 1 अप्रैल 2001 से पहले का। बहुत मतलब जो 2 अप्रैल है और 1 अप्रैल है, ये इंक्लूड करने के बाद अब रिलैक्सेशन जो छूट दी जाएगी। एससी कैटेगरी को 5 साल की छूट मिलती है, ओबीसी को 3 साल की, पीडब्ल्यूडी मतलब हैंडीकैप्ड जर्नल ईडब्ल्यूएस को 10 साल की, और पीडब्ल्यूसी एससी एसटी को 15 साल की, और पीडब्ल्यूडी ओबीसी को 13 साल की। अब बात कर लेते हैं हम एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन को कितनी छूट दी जाएगी।
actual period of X service rendered in defense service plus 3 year and 8 year for disabled ex-servicemen. Widow, divorced women and women judicially separated from their husband and who are not remit, मतलब विधवा विधुष हैं उनको कितनी छूट दी जाएगी? तो 7 year सब्जेक्ट टू मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ 35 year जनरल EWS, 38 year OBC एंड 40 year SC/ST कैंडिडेट. कैंडिडेट सीकिंग एज रिलेशन आर रिक्वायर्ड टू सबमिट कॉपी ऑफ नेसेसरी सर्टिफिकेट, मतलब एज की छूट लेना चाहते हैं ना तो आपको जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उसका आपको नेसेसरी जरूरी डॉक्यूमेंट है वो देने होंगे एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग. इफ क्वालिफाइड नो चेंज इन द कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट इज परमिटेड आफ्टर, मतलब आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम जो कैटेगरी भर दी, जो इन्फॉर्मेशन भर दी वो चेंज नहीं होगी. नो कोरस्पॉन्डेंस ईमेल फोन विल बी एंटर्ड इन दिस रिगार्ड. Cumulative age relation will not be available either under the above item or in combination with any other item. आगे क्या दिया हुआ हम आगे पढ़ते हैं. जरूरी पॉइंट क्या दिया हुआ है? एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन, जो क्वालिफिकेशन योग्यता क्या मांगी हुई है इस पोस्ट के लिए. जूनियर एसोसिएट लगने के लिए आप कितने पढ़े हुए होने चाहिए? मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या मांगी हुई है? ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, मतलब आप कम से कम ग्रेजुएशन की डिग्री हो आपके पास किसी भी साइड में, चाहे बीएससी हो, बीकॉम हो, बीसीए हो, बीए हो, आपके पास रिकॉग्निज्ड यूनिवर्सिटी से, ऐसा नहीं कि फेक यूनिवर्सिटी, रिकॉग्निज्ड यूनिवर्सिटी से. और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, या मतलब जो ग्रेजुएशन के बराबर मानी जाती है, लाइक बीटेक ऐसी क्वालिफिकेशन, या फिर एमबीबीएस ऐसी क्वालिफिकेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो. सेंट्रल गवर्नमेंट कैंडिडेट हैविंग इंटीग्रेटेड ड्यूल डिग्री सर्टिफिकेट शुड बी इंश्योर द डेट ऑफ पासिंग आईडीडी इज और बिफोर, मतलब जो जिनके पास ड्यूल डिग्री है वो 16/8/21 से पहले की पहले पासिंग होनी चाहिए. Those who are in the final year semester of their graduation may also apply provisionally, मतलब जो फाइनल ईयर में है जिनका फाइनल सेमेस्टर वो प्रोविजनली अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ज्वाइनिंग से पहले इनका फाइनल रिजल्ट है कंप्लीट होना चाहिए. दे विल हैव टू प्रोड्यूस प्रूफ ऑफ हैविंग पास्ट ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन ऑन बिफोर 16/8 से पहले इनको पासिंग का प्रूफ क्या है देना होगा. आगे नोट क्या दिया हुआ है एसेंशियल क्वालिफिकेशन में? नोट दिया हुआ है द डेट ऑफ पासिंग एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन विल बी द डेट अपीयरिंग ऑन द मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट इशूड बाय द, मतलब जो फाइनल पासिंग डेट है वो पास जो यूनिवर्सिटी प्रोविजनल सर्टिफिकेट देगी या डीएमसी देगी उस पर मेंशन होना चाहिए. In case the result particular examination posted on the website of the university institute, certificate issued by the appropriate, मतलब कई बार क्या है डीएमसी या सर्टिफिकेट नहीं आ पाता, रिजल्ट आ जाता है, तो क्या करना है उस केस में? पर्टिकुलर एग्जामिनेशन पोस्टेड ऑन द वेबसाइट, सर्टिफिकेट इशूड बाय द अप्रोप्रिएट, मतलब एक सर्टिफिकेट देना होगा प्रोविजनल सर्टिफिकेट अप्रोप्रिएट अथॉरिटी यूनिवर्सिटी द्वारा, इंक्लूडिंग द डेट, नीचे डेट इंक्लूड होनी चाहिए कि इस डेट को आपका रिजल्ट आ गया ऑन द वेबसाइट एंड टेकन एज द डेट ऑफ पासिंग. Matriculate ex-service who have obtained the Indian Army Special Certificate of Education or corresponding certificate in the Navy Air Force after having completed not less than 15 , मतलब जो रिजर्वेशन लेना चाहते हैं डिफेंस के मिनिमम 15 ईयर की सर्विस उनकी क्या होनी चाहिए. रिजर्वेशन 4% डिसेबिलिटी जो हैंडीकेप पर्सन उनको क्वालिफिकेशन में क्या कुछ छूट दी गई है या फिर उनको क्या कुछ छूट अलग से. 4% रिजर्वेशन ये आप पढ़ लेना, कोई खास नहीं है इसमें, पढ़ने वाला मैंने बता दिया. अब आगे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट बताने जा रहे हैं हम आपको. क्या क्या चीज़ें आएगी, कौन कौन सा एग्ज़ाम प्रोसेस क्या है और कौन कौन किन किन को क्या क्या रिजर्वेशन इस पोस्ट में मिलेगा वो हम पढ़ेंगे. तो अब हम दोस्तों पढ़ेंगे कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है. इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है अभी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कितने टेस्ट आएंगे, टेस्ट कब कब होगा ये तो आपको बता दिया. परी और मेंस एग्ज़ाम होगा, परी एग्ज़ाम जून में होगा, मेंस जुलाई में होगा. और टेस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कितने कितने नंबर का होगा और कितने क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि आपकी ज्वाइनिंग के लिए ये चीज़ें अहम रखी जाती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है. तो इन चीज़ों को भी देखना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप इन चीज़ों के हिसाब से ही फाइनल ज्वाइनिंग के लिए अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर पाओगे. और आपको प्रिपरेशन भी तभी स्टार्ट कर पाओगे कि आपको सिलेबस का पता हो. तो आपको सिलेबस का पता अभी हम एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग टू एडवर्टाइजमेंट सही बताने जा रहे हैं.
के सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कंसिस्ट इन ऑनलाइन टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट होगा, प्री प्री एग्जाम होगा और मेन एग्जाम, एंड टेस्ट टू बी स्पेसिफाइड ऑप्शनल लोकल लैंग्वेज, मतलब स्पेसिफाई कर रखा हुआ है कि लोकल लैंग्वेज ही होगा। प्री जो फेस 1 में होगा जो प्री एग्जाम होगा, ऑनलाइन प्री एग्जाम कंसिस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट, मतलब ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे कितने 100, विल बी कंडक्ट ऑनलाइन, द टेस्ट विल बी 1 आवर का टेस्ट होगा कंसिस्टिंग 3 सेक्शन में। 3 सेक्शन में कौन कौन से, पहला इंग्लिश, 30 क्वेश्चन होंगे और 30 ही नंबर का और 20 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। सेकंड 35 क्वेश्चन होंगे और 35 नंबर का होगा और 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा जो नंबर एबिलिटी का, जिनको मैथ भी बोल देते हैं। रीजनिंग का तीसरा टेस्ट, जो तीसरा टेस्ट एक ही होगा, इसमें 3 पोर्शन होंगे, 35 क्वेश्चन का होगा और 35 नंबर का होगा और 20 मिनट का। तो बच्चों टोटल 100 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे और 1 घंटे का आपका टेस्ट होगा। 1 घंटे में आपको टेस्ट कंप्लीट करना है, इसलिए आपको अभी से स्पीड, एक्यूरेसी और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस स्टार्ट कर लेनी है, इस सिलेबस को देखते हुए, पर एग्ज़ाम के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए। आगे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें, तो इस पोस्ट के लिए ईच टेस्ट विल हैव ए सेपरेट टाइमिंग, मतलब ऐसा नहीं कि आप इंग्लिश का टाइमिंग 20-25 मिनट में करना चाहते हो और नंबर एबिलिटी का 15 मिनट में, ऐसा नहीं। ईच सेक्शन के लिए अलग से टाइम होगा, 20 मिनट के टाइम के बाद इंग्लिश का सेक्शन आपका क्लोज हो जाएगा, अपने आप सबमिट हो जाएगा। टाइमिंग मेंशन अबो, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, ऐसा नहीं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग है, ऐसा नहीं कि तुक्का चलेगा। आप यदि 4 क्वेश्चन गलत कर दोगे तो एक सही वाला क्वेश्चन भी आपका क्या है, चला जाएगा। ईच टेस्ट विल बी ए सेपरेट टाइमिंग एज मेंशन अबो, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर के लिए क्या ऑब्जेक्टिव टेस्ट 1/4 ऑफ मार्क असाइंड फॉर क्वेश्चन विल बी डिडक्ट ऑफ ईच रॉन्ग आंसर, मतलब 4 क्वेश्चन गलत करते ही एक सही का क्वेश्चन चला जाएगा, मतलब 2.25 की क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आर पर, मतलब ऐसा नहीं इसमें दे नहीं रखे कि मिनिमम नंबर इतने लेते ही आप पास हो जाओगे, वो तो मेरिट पे डिपेंड करता है। और एक आपको बता दूं कि एवरी सब्जेक्ट की मेरिट मिनिमम नंबर की इसमें चढ़ती है, ऐसा नहीं कि इंग्लिश में 30 ले लिया और नंबर एबिलिटी में आपके 0 नंबर आ जाते हैं और टोटल नंबर आपके ज़्यादा बनते हैं, तो ये नहीं चलेगा। एवरी सब्जेक्ट की आपको मेरिट देना होगा और एवरी सब्जेक्ट आपको टाइम के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करनी होगी। नो मिनिमम क्वालिफायर दिखाने रखे फॉर इंडिविजुअल टेस्ट और फॉर एग्रीगेट स्कोर सेक्शन विल मार्क विल नॉट बी मेंशन। एडुकेट नंबर ऑफ कैंडिडेट इन ईच कैटेगरी एज डिसाइड बाई बैंक, मतलब जो बैंक है वो डिसाइड करेगा। अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम नंबर ऑफ, मतलब जो वैकेंसी बनेगा 10 टाइम कैंडिडेट को बुलाए देंगे, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी। विल बी शॉर्ट लिस्ट फॉर मेन एग्जाम, मेन एग्जाम के लिए जो प्री एग्जाम के हैं 10 टाइम कैंडिडेट एवरी कैटेगरी के बुलाए जाएंगे। एग्जाम फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ऑल कैंडिडेट अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर टू एग्रीगेट मार्क्स स्कोर। आगे क्या है, जो मेन एग्जाम है उसमें क्या सब्जेक्ट आएगा। मेन एग्जाम है आपका 190 क्वेश्चन होगा, 200 नंबर का और 2 घंटे 40 मिनट का। इसमें सिलेबस क्या आएगा, जर्नल, फाइनेंस, जो जीके आएगी, जीके किससे, फाइनेंस से, अवेयरनेस से रिलेटेड, जो वित्तीय ट्रांजैक्शन होती है, जो वित्तीय ज्ञान होता है, उनसे रिलेटेड आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 ही नंबर के होंगे और 35 मिनट का आपको क्या दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा आपको। आगे जर्नल इंग्लिश पूछे जाएगी आपकी, 40 क्वेश्चन होंगे और 40 ही मिनट का, 40 क्वेश्चन होंगे और 40 ही नंबर के होंगे और 35 मिनट का आपको क्या है, टाइम दिया जाएगा। इसके बाद क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, 50 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के और 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर नॉलेज 50 नंबर की 50 क्वेश्चन और 60 नंबर की 45 मिनट का, टोटल 190 क्वेश्चन बन गए आपके और 200 क्वेश्चन, 190 क्वेश्चन बन गए और 200 नंबर, 2 घंटे 40 मिनट। ईच टेस्ट विल बी ए सेपरेट टाइमिंग, इसी में भी परी एग्जाम की तरह आपको सेपरेट अलग से टाइम दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा इसमें कि जैसे आपने जर्नल के लिए तो आप लेना चाहते हो 60 मिनट का टाइम और जर्नल इंग्लिश है वो आप करना चाहते हो 30 मिनट में, वो टाइम एडजस्ट नहीं होगा। फर्स्ट जर्नल वो मिलेगा तो उसमें तो वो 35 मिनट के बाद आपका क्या है, सबमिट हो जाएगा। आगे क्या दे रखा है, द क्वेश्चन इन ऑब्जेक्टिव टेस्ट एक्सेप्ट द टेस्ट ऑफ जर्नल इंग्लिश विल बी बाईलिंगुअल, मतलब इंग्लिश को छोड़कर
जो क्वेश्चन है वो बाईलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश या लोकल लैंग्वेज में भी आएंगे, इंग्लिश को छोड़कर। इंग्लिश क्या है, इंग्लिश में ही आएगा। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट 1/4, वही है परी एग्जाम की तरह। इस एग्जाम में भी 2.5 0.25 1/4 मार्क असाइंड फॉर क्वेश्चन विल बी डिडक्ट फॉर ईच रॉन्ग आंसर। मतलब आपके 4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो एक सही वाला क्या है आंसर या नंबर काट लिया जाएगा, क्वेश्चन काट लिया जाएगा। इसीलिए आप तुक्के न मारे, तैयारी के साथ जो क्वेश्चन आपको कंफर्म हो उसी के हिसाब से आप पेपर अटेम्प्ट करें। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड ए स्कोर मिनिमम परसेंटेज मार्क्स ऑन एग्रीगेट, मतलब मिनिमम परसेंटेज है वो जो इसमें दे रखे हैं निर्धारित हैं उसी के हिसाब से आपको लेने होंगे। जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उसको 5% की क्या है रिलैक्सेशन दी जाएगी। आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चों, अदर डिटेल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन विल बी गिवन इन द एक्वेंट योरसेल्फ बुकलेट विच बी मेड अवेलेबल टू द एलिजिबल कैंडिडेट अलोंग विद द कॉल लेटर फॉर द टेस्ट। टेस्ट के लिए आपको कॉल लेटर दिया जाएगा। जो अदर इंफॉर्मेशन है, जो टेस्ट पे आपको कॉल लेटर जो एडमिट कार्ड दिया जाएगा उस पर इंस्ट्रक्शन लिखी होगी, उसी के हिसाब से आपको सभी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आपको एग्ज़ाम देना है और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होना है। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या दे रखा है, टेस्ट ऑफ स्पेसिफाइड ऑप्शन लोकल लैंग्वेज। जो क्या है आपको लोकल लैंग्वेज जो आपने फिलअप की है या जिसको आपको नॉलेज है उस हिसाब से आपका क्या है टेस्ट लिया जाएगा। Those who qualify this selection and promote 10th and 12th standard mark sheet certificate evidence having studied the specified option local language will not be subject। ये पहले भी दे रखा था कि लोकल लैंग्वेज के लिए आपको 10th 12th की डीएमसी में सब्जेक्ट होना आपके लिए कंपलसरी नहीं है। इन केस ऑफ अदर क्वालिफाइड फॉर सिलेक्शन स्पेसिफाइड ऑप्शन लोकल लैंग्वेज टेस्ट विल बी कंडक्ट, मतलब नॉलेज जानने के लिए आपकी डीएमसी में सब्जेक्ट होना जरूरी नहीं है, आपका एक अलग से क्या सिलेक्शन जो प्री और मेंस एग्जाम के बाद एक टेस्ट लिया जाएगा वो आपको क्वालिफाई करना होगा। टेस्ट विल बी कंडक्ट आफ्टर प्रोविजनल सिलेक्शन बट बिफोर ज्वाइनिंग, मतलब प्रोविजनल सिलेक्शन होने के बाद और ज्वाइनिंग होने से पहले आपको क्या है वो टेस्ट लिया जाएगा लोकल लैंग्वेज का। यदि वो लोकल लैंग्वेज टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर दे तो आप ज्वाइनिंग के लिए रिजेक्ट हो जाओगे और ज्वाइनिंग के लिए एलिजिबल नहीं माने जाओगे। कैंडिडेट नॉट फाउंड प्रोफिशिएंट इन स्पेसिफाइड ऑप्शन लोकल में वुड बी डिस्क्वालीफाई, यही लिख रखा है इस टेस्ट में। यही बातें मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, बातें बार बार रिपीट होने लग रही है कि यदि आप लोकल लैंग्वेज टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे और आप प्री और मेंस को एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो आप ज्वाइनिंग के टाइम डिस्क्वालीफाई कर किए जाएंगे। इसीलिए आपको जिस लैंग्वेज का ज्ञान हो, जो लैंग्वेज अच्छे से आती है और जहाँ की वैकेंसी ज़्यादा है या जहाँ की वैकेंसी मेरिट कम रहेगी तो वहाँ का ही अप्लाई करें। इसीलिए आपको बार बार इस एडवर्टाइजमेंट की इस वैकेंसी के लिए इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए इम्पोर्टेंट बातें इसमें बताई जा रही है, इसलिए आप इस वीडियो को स्किप न करें। मेरी एवरी पॉइंट इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक मिस्टेक आपको ज्वाइनिंग से वंचित कर सकता है। प्रोविजनल सिलेक्शन सब्जेक्ट टू क्वालिफाई स्पेसिफाई, मतलब जो प्री और मेंस के बाद क्वालिफाई किया जाएगा प्रोविजनल, वो सब्जेक्ट वो इस बेस पे किया जाएगा कि आप जो लोकल लैंग्वेज है वो क्वालिफाई कर पाओगे उस चीज़ को मानते हुए। यदि आप नहीं कर पाते तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। द मार्क्स obtained in the preliminary exam phase 1 will not be added for the selection, जो प्री एग्जाम है वो फाइनल सिलेक्शन में ऐड नहीं होंगे। ओनली द एग्रीगेट मार्क इन मेन एग्जाम के जो एग्जाम नंबर है वो ही आपके माने जाएंगे। विल बी कंसिडर्ड फॉर प्रिपरेशन फाइनल मेरिट में जो प्री के नंबर हैं, प्री एग्जाम के नंबर है वो नहीं माने जाएंगे, मेन एग्जाम के नंबर ही मेरिट में कंसिडर्ड किए जाएंगे। प्रोविजनल सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेस ऑफ कैंडिडेट परफॉर्मेंस इन दी, जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो क्या है मेन लिस्ट की जो मेन एग्जाम है उसकी परफॉर्मेंस के बाद बेस पे उसके स्कोर बेस पे, और ये मानते हुए कि आपने जो लोकल लैंग्वेज फिलअप की है या जिस स्टेट के लिए अप्लाई किया वो आपको ज्ञान है, और उस टेस्ट को प्रोविजनल सिलेक्शन होने के बाद लिया जाएगा और ज्वाइनिंग से पहले। यदि वो टेस्ट क्लियर नहीं कर पाते तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे, कोई अलग से चांस नहीं दिया जाएगा आपको। फाइनल सिलेक्शन विल बी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। फाइनल सिलेक्शन कब होगा
किस बेस पे या किस आधार पे या क्या चीज़ मांगते हुए किस सब्जेक्ट पे मांग। तो वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन पर रिजल्ट इन दी ऑनलाइन एप्लीकेशन, क्या कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन में डाटा फिलअप किया है, इन्फॉर्मेशन की है, वो सही है। यदि वो किसी भी स्टेज पे आपकी गलत पाई जाती है या डाउटफुल पाई जाती है, आपको क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। रिजल्ट ऑफ द कैंडिडेट हु प्रोविजनली क्वालिफाइड फॉर सिलेक्शन विल बी मेड अवेलेबल इन द बैंक वेबसाइट, क्या रिजल्ट बैंक की वेबसाइट पे आएगा। इसलिए आपको हिदायत दी जाती है कि टाइम टू टाइम रेगुलरली इस साइट को चेक करते रहें और अपडेट जानते रहें। और वैसे भी हम अपने यूट्यूब चैनल जीपी सार पे ऐसी अपडेट देते रहेंगे, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि ऐसी यदि आप जॉब या जॉब से जुड़ी या बैंक से जुड़ी किसी भी जॉब की या किसी भी जॉब की जानकारी लेना चाहते हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं या जॉब से जुड़ी तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी ऐसी इन्फॉर्मेशन चली जाए तो दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और नीचे जो सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन दी हुई है उसको एक्टिवेट कर लीजिए, उसको दबा दीजिए ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेशन की आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आगे क्या है, वेटिंग लिस्ट। वेटिंग लिस्ट कैसे लगेगी, कितने कैंडिडेट की लगेगी, तो ये वेटिंग लिस्ट अप टू 50% ऑफ वैकेंसी स्टेट कैटेगरी वाइज विल बी बेस अगेंस्ट नॉन ज्वाइनिंग एंड रिजाइन कैंडिडेट आउट ऑफ द करंट बैच ओनली सब्जेक्ट टू कैंडिडेट सिक्योरिंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एज मे बी stipulated by the bank for selection. The waiting list be valid for a period of 1 year. Date of declaration of final result, मतलब 1 ईयर की लगेगी, 1 ईयर के लिए वैलिड होगी। और जो सेम एडवर्टाइजमेंट या सेम बैच के बच्चे कोई ज्वाइन नहीं करता या 1 साल के अंदर रिजाइन दे जाता है, तो उसकी मेरिट के बेस पे वेटिंग लिस्ट लगाई जाएगी। इसलिए आप साइट को और हमारे चैनल को रेगुलरली विजिट करते रहें। प्रीलिमिनरी एग्जाम इज टेंटेटिव शेड्यूल्ड इन जून 2000, जो प्री एग्जाम है वो कब लिया जाएगा, जून 2021 में। एंड टेंटेटिव लिस्ट ऑफ एग्जाम सेंटर इज प्रोवाइडेड अंडर अनेक्सर, जो एग्जाम सेंटर है वो इस लिस्ट में आपको दिए हुए हैं, एक लिस्ट दी हुई है एग्जाम सेंटर की। कैंडिडेट शुड चूज द नेम ऑफ द सेंटर वेयर सी डिजायर टेक द एग्जाम। आगे दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एग्जाम सेंटर आपको कौन सा भरना है। कैंडिडेट शुड चूज द नेम ऑफ द एग्जाम सेंटर वेयर सी डिजायर, मतलब एग्जाम सेंटर वही भरें जहां आप एग्जाम देने के लिए सूटेबल हो, जहां आप आराम से पहुंच सको और जो एग्जाम जहां आपको एग्जाम देना है। रिजर्व द राइट ऑफ कैंसल एनी ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर, मतलब बोर्ड को या जो एग्जाम बोर्ड लेने जा रहा है हायर अथॉरिटी को राइट है कि कोई भी एग्जाम सेंटर कैंसिल कर सकती है जो लिस्ट में दी हुई है, या एग्जाम सेंटर चेंज कर सकती है एड्स, या फिर अदर एग्जाम सेंटर इसके अलावा अन्य सेंटर भी ऐड कर सकती है। एंड इट्स डिसर्टेन डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पॉन्स एडमिनिस्ट्रेटिव, जो प्रशासन है उसको ये सभी राइट है। फैसिबिलिटी ETC SBI also reserve the right of allot to candidate to any center other than EC applied, मतलब जो SBI है उसको ये भी राइट है कि आपने जो सेंटर अप्लाई किए है जरूरी नहीं कि वो ही सेंटर आपको मिले, इससे अलग सेंटर भी आपको दे सकती है, ये राइट है। इसके लिए आप किसी प्रकार का कोई क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो नो रिक्वेस्ट चेंज ऑफ द सेंटर एग्जामिनेशन, मतलब आपका एग्जाम सेंटर गलत भर दिया या फिर बोर्ड ने अलग से एग्जाम सेंटर दे दिया, उसको चेंज करने के लिए आपको किसी प्रकार की कोई रिक्वेस्ट नहीं ली जाएगी और नए एग्जाम सेंटर चेंज किया जाएगा। जो बुकलेट में जो आपके एडमिट कार्ड में होगा एग्जाम सेंटर वही फाइनल माना जाएगा। कैंडिडेट विल अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन एट द अलॉटेड सेंटर एट हिज हर ओन रिस्क एंड एक्सपेंस, मतलब अपने जो एग्जाम सेंटर पे एग्जाम दे जाएगा वो अपने रिस्क पे जाएगा और अपने किराए पे जाएगा, अपने खर्चे पे जाएगा। SBI किसी प्रकार कोई TAT आपको एग्जाम देने के लिए नहीं देगा। एंड SBI विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल एनी इंजरी और लॉस, मतलब किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो जाती है इसी के लिए आपको SBI कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। आगे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, कॉल लेटर फॉर प्रीलिमिनरी एग्जाम विल बी नॉट बी कलेक्टेड एट द एग्जामिनेशन, मतलब जो कॉल लेटर है प्री एग्जाम दे जाओगे वो एग्जाम सेंटर पे कलेक्ट नहीं की जाएंगे। इट विल बी ड्यूली ऑथेंटिकेटेड, मतलब जो आपके एग्जाम सेंटर बोर्ड द्वारा या एग्जामिनर स्टाफ द्वारा नहीं ले जाएंगे, मतलब ऑथेंटिकेट किए जाएंगे, आप ओरिजिनल हो आपका एग्जाम या आप जो जिसने फॉर्म भी भरा है वही कैंडिडेट है या कोई फेक है, किसी प्रकार का कोई फेक नहीं, वो ऑथेंटिकेट
स्टाम्प वगैरह लगेगी, लेकिन आपका स्टाफ द्वारा कोई एग्जाम जो एडमिट कार्ड वो नहीं ली जाएगा। कैंडिडेट विल नीड रिटेन द कॉल लेटर अलोंग विद ऑथेंटिकेटेड स्टाम्प कॉपी ऑफ आईडी प्रूफ। मतलब कैंडिडेट को क्या करना होगा, नॉर्मली सभी एग्जाम में ये होता है, एडमिट कार्ड के साथ एक आईडी प्रूफ क्या है दिखाना होगा। दूज कैंडिडेट हु आर कॉल्ड फॉर कॉपी फॉर आईडी प्रूफ, उन्हीं का कैंडिडेट को क्या है आईडी प्रूफ दिखाना होगा। आगे क्या है दोस्तों, इसमें आगे पढ़ते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो बताने जा रहा हूँ आपको। जो एग्जाम से रिलेटेड है, क्योंकि कई बार एग्जाम से स्टूडेंट को एग्जाम देने के लिए एंट्री नहीं दी जाती, कई बार आईडी प्रूफ लेके नहीं जाता, कई बार एडमिट कार्ड में फोटो नहीं चिपकी जाती। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपको अभी बता रहे हैं, आपको दोबारा से कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Those candidates who are called for main exam will required to bring this call letter along with main exam call letter। मतलब जो कैंडिडेट मैन एग्जाम के लिए बुलाए जाते हैं तो उनको ये एडमिट कार्ड और मैन एग्जाम का एडमिट कार्ड दिस कॉल लेटर अलोंग विद मैन एग्जाम लेटर रिक्वायर्ड टू डॉक्यूमेंट एज पर इंफॉर्मेशन क्या है लेके जानी है। हाउएवर, क्योंकि मैन एग्जाम के लिए उन्हीं कैंडिडेट को बुलाया जाएगा जो पर एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे या जो मेरिट में आते हैं। Candidate need to bring 2 additional photograph, however subscribe from wherever applicable will be collected during the preliminary exam। क्या 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 चीजें हैं जो preliminary exam में आपको जरूरत पड़ेगी। Candidate need to bring 2 additional photograph, 2 फोटो अन्य जो आपके एक तो एडमिट कार्ड की चिपकाई होगी, इससे 2 अन्य फोटोग्राफ सेम पेस्टेड बाय द कैंडिडेट, जो कॉल लेटर पे पेस्टेड है उससे अलग जो सेम होनी चाहिए 2 फोटो अलोंग विद कॉल लेटर एंड अदर डॉक्यूमेंट एज पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दी एक्वेंट योरसेल्फ बुकलेट एंड कॉल लेटर। कैंडिडेट रिपोर्टिंग विदाउट फोटोग्राफ पेस्टेड ऑन द कॉल लेटर विदाउट 2 एडिशनल फोटोग्राफ सेम एज पेस्टेड ऑन कॉल लेटर विल नॉट बी अलाउड। कई बार कैंडिडेट के बिना फोटो चिपकाए या बिना अदर फोटो लेकिन क्या है सेंटर में चले जाते हैं और वहां से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और एग्जाम के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। फिर आपको क्या है कि इस एग्ज़ाम के लिए आपको क्या जॉब के लिए कितनी सैलरी दी जाएगी, क्या पे स्केल होगा आपका। तो आपको जो ज्वाइनिंग पे 17,900 से 20,900 तक ये जो कंप्लीट पे स्केल है ये आपको दिया जाएगा। स्टार्टिंग बेसिक पे होगी 19,900 प्लस 2 एडवांस इंक्रीमेंट एडमिसिबल फॉर ग्रेजुएट। ठीक है दोस्तों, ये आपका और कि टोटल स्टार्टिंग एम्प्लॉयमेंट्स ऑफ क्लरिकल कैडर एम्प्लॉय पेबल ए मेट्रो लाइक मुंबई वगैरह सिटी में आपको 29,000 पर मंथ डीए अलग से अलाउंस आपको दिया जाएगा। प्रोबेशन पीरियड क्या होगा दोस्तों, आपका प्रोबेशन पीरियड के बारे में बताता हूँ। सिलेक्टेड कैंडिडेट वी गवर्नड बाय द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द सर्विस रेगुलेशन ऑफ द बैंक इन फोर्स एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द नेवली अपॉइंट जूनियर एसोसिएट विल बी प्रोबेशन फॉर ए मिनिमम 6 मंथ का आपको प्रोबेशन पीरियड में काम करना है। Newly required junior associate will be required to complete e-lesson and prescribed by the bank। मतलब जो न्यू ज्वाइन नहीं होगा 6 मंथ के लिए आपको वहाँ कुछ क्लासे या ई लेसन होंगे जो बैंक के बारे में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी वो आपको कंप्लीट करने होंगे इन 6 मंथ में। फॉर गेटिंग कन्फर्म्ड इन द बैंक, मतलब 6 मंथ के आप ये लेसन कंप्लीट कर लें तो बैंक आपकी कंफर्मेशन कर देगा और आप रेगुलर एम्प्लॉय बन जाओगे और आपके क्या है प्रोबेशन पीरियड आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपकी जो इंक्रीमेंट वगैरह लग जाएगी। फेलिंग विच देयर प्रोबेशन पीरियड विल बी एक्सटेंड, मतलब ये जो लेसन है या फिर जो आपको काम दिया जाता है 6 मंथ में कंप्लीट नहीं कर पाते या कंफर्मेशन नहीं होती, छुट्टियां वगैरह ले लेते हो, तो आपका जो एक्सटेंडेबल होगा प्रोबेशन पीरियड 6 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया जाएगा। फर्दर बिफोर प्रोबेशन पीरियड come to end the performance of the newly recruited employee will be evaluated and the probation period of the employee to meet bank exception may be extend। प्री एग्जामिंग ट्रेनिंग, जो एग्जाम की ट्रेनिंग वगैरह होगी वो आपको दी जाएगी। कॉल लेटर कब आएगा, किस डेट को आएगा, ये यहाँ दिया हुआ है, ये भी आपको ध्यान से देख लेना है। और एट द टाइम ऑफ मेन एग्जाम आपको क्या है आईडी कार्ड, प्री का एडमिट कार्ड और एक आईडी प्रूफ आपको लेके जानी है। कैंडिडेट नीड टू ब्रिंग 2 एडिशनल फोटो, आपको पहले ही बता दिया, ये चीज़ें बार बार आने लगी, आपको लेके जानी है। यदि आप फोटो और 2 एडिशनल फोटो नहीं लेके जाते हो तो आप एग्जाम के लिए क्या है अलाउ नहीं किए जाओगे। नो हार्ड कॉपी ऑफ कॉल लेटर प्रिलिमिनरी मेन एग्जाम बुकलेट विल बी सेंट।
क्या है कि एग्ज़ाम की आपको किसी भी प्रकार की हार्ड कॉपी या बाई पोस्ट आपको सेंड नहीं की जाएगी। इसलिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को दबा लेना है, ताकि एडमिट कार्ड आते ही या फिर इस जॉब से रिलेटेड या जॉब की कोई भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए, और साइट को रेगुलरली अपडेट करते रहना है। आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ प्रेजेंट सबमिटेड एट द टाइम ऑफ प्रिलिमिनरी मेन एग्जाम के आईडी प्रूफ आपको सबमिट करने हैं। आगे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की जाएगी एग्जाम में। अच्छा, जो कोई फेक होंगे या डुप्लीकेट कंटेंट इसके खिलाफ जो एक्शन लिए जाएंगे वो है, या फिर डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन भर रखी है वो चीज़ें यहाँ दी हुई है। इसमें दी हुई है फीस, SC ST की कोई फीस नहीं लगेगी, जनरल OBC EWS की 750 रुपये फीस लगेगी। ये आपको है कि फॉर्म कैसे भरना है, किस साइट पे भरना है, और ये साइट आपको दी हुई है, आपको डिस्क्रिप्शन पे भी ये साइटें मिल जाएगी। कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है भरनी है, नॉर्मल जो इन्फॉर्मेशन है वही भरी जाएगी। ये एडवर्टाइजमेंट है 27/4/21 की, ठीक है। और इस जो एडवर्टाइजमेंट का फॉर्म सबमिट करने का लिंक आपको दे दिया जाएगा। इसलिए इस वीडियो को आप फॉर्म भरने से पहले एक बार ज़रूर देखें, ताकि आपको ज्वाइनिंग के लिए बहुत बड़ी हेल्प मिल जाए, बहुत मेरिट में आप आ सको और आपकी ज्वाइनिंग हो सके, और आप किसी प्रकार की कोई गलती होने के चांसेस न हो। इसलिए आप इस प्रकार की इंफॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल GPS हिसार को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने साथ वाले दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस तरह की इंफॉर्मेशन ले सकें। और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आप इस तरह की अपडेट के आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।